अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सियासी मैदान में हम देखते हैं कि रोज़ाना एक नई बुनियाद पर यहाँ पर बयानबाजी की जाती है, लेकिन अभी हम आपको खबर दे रहे हैं, अहम खबर है और जाहिर सी बात है अगर हम बात करें अदालती फ़ैसलों की तो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में अदालती फ़ैसले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आए। हमारी अदालतों ने बहुत ही तारीख साज फैसले दिए। उसी वजह से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अब नए चीफ जस्टिस की ऐसी जिम्मेदारियाँ अपनी संभाली हैं और जस्टिस साकिब निसार की जितनी भी खदमात थी उनको हमेशा याद रखा जाएगा। अगर हम आपको आज की तकरीब के हवाले से बताएं कि वहाँ सदर में तकरीब मुनक्किद हुई जहाँ पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म भी इस मौके पर मौजूद थे और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस के हवाले से। तो चीफ़ जस्टिस के बाद जो सीनियर तरीन जज होते हैं उनको चीफ़ जस्टिस का ओहदा जो है वो तफ़वीज़ किया जाता है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बाद 7 जज साहिबान को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का मौका मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर 2019 को ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान चीफ जस्टिस के मनसब पर पहुंचने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बाद जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ओहदा संभालेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जज साहिबान में जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी शामिल हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब कौन हैं? वो डेरा गाजी खान में पैदा हुए 21 दिसंबर 1954 को और 1975 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी तरह 1977 और 78 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की आला तालीम हासिल की और 1979 में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी वकालत का आगाज़ किया। 21 मई 1998 को वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 7 नवंबर को जब मुल्क में एमरजेंसी का निफाज किया गया था और आइन को मुअत्तल किया गया था तो उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से अगस्त 2008 में वकला तहरीक के बाद वो बहाल हुए और 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सबसे पहले फैसले तहरीर करने की शोहरत भी रखते हैं और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस से शोहरत हासिल की थी। और अगर हम अभी की बात करें तो निहाल हाशमी ने तौहीन अदालत का जो तमाम तरह फ़ैसला था वो फ़ैसला भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ही दिया था। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। उसके बाद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास के बारे से बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि मुत्तहदा जो अपोजिशन है वो काफ़ी मुत्तहद नज़र आ रही है। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत को कितना टफ टाइम मिलने वाला है। ज़ाहिर ECL से तो नाम निकाल दिया गया है लेकिन अभी ज़ाहिर GIT में नाम शामिल है, बिलावल भुट्टो जरदारी का और ज़ाहिर वज़ीर आला सिंध का भी। ये तमाम तर मामलात हैं और जाली अकाउंट केस की भी बात करेंगे। और कराची में जो गैस बहरान है हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रहा है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम ज़ाहिर चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर लेते हैं। PJ मीर साहब हमें सीनियर तज़किया ज्वाइन करें। आज के प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। उज़मा कारदार साहिबा किस तरह से देख रही हैं? हमने देखा जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बड़े तारीख साज फैसले हुए हैं। कुछ अरसे में हमने देखा हमारी अदालतें जो हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन फ़ैसले दिए हैं। बहुत तनकीद भी की जाती रही, सही तनकीद तो कहीं ना कहीं की जाती रहती है, लेकिन अगर हम फैसलों की बात करें बेहतरीन फ़ैसले आए हैं। अब नए चीफ जस्टिस आ गए आसिफ सईद खोसा साहब, किस तरह देख रही हैं तमाम तर मामलात को? तनकीद का निशाना अब भी बनाया जाता रहेगा? अगर किसी के ख़िलाफ़ फैसले आएंगे, हक़ में आएंगे तो फिर कहा जाएगा कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया जनाब। हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कुछ लोगों पे कि अपने हक़ में जिस तरह आपने कहा फ़ैसले आ जाएं तो जुडिशरी बहुत अच्छी है, अपने ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरा है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ माजरत के साथ कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है। कल ही मैं देख रही थी चूँकि हमारे जो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने ठीक है जुडिशल एक्टिविज़म भले से उन्होंने किया, लेकिन वो उन्होंने पब्लिक इश्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो उसके जो भी मसाइल अवाम को आए वो उनके सद्दे-बाब के लिए उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो। होते हैं वही काम अदालतों को करने पड़ रहे हैं, चीफ जस्टिस को करने पड़ रहे हैं। वो तमाम तरह इशूज जिसकी आपने बात की, ये काम तो हुकूमत को करने के हैं। आई टोटली
देखें, आई टोटली एग्री। जब आपकी एग्जीक्यूटिव और ख़ास तौर पे पीछे आपने देखा जब इंटरिम गवर्नमेंट के जो 2 महीने थे उसमें तो बिल्कुल ही मतलब कोई वो पूछने वाला था ही नहीं कि भाई अवाम के मसाइल को, तो उस वक्त ज़्यादा बल्कि हमें एक्टिव नज़र आए। लेकिन बहरहाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाएँ, क्योंकि इंसाफ अगर बर वक्त नहीं मिलता किसी को तो उस इंसाफ का क्या फ़ायदा है। इसीलिए सो मोटो जो है मेरे ख्याल में इतना उसका एक रिवाज ज़्यादा होना शुरू हुआ। अगर हमारी एग्जीक्यूटिव इंशाल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत है और हम पूरी तरह से सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट्स जो हैं उनमें इस्लाहात लाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो ये चीफ जस्टिस अभी जस्टिस खोसा साहब आए हैं, कम गो हैं लेकिन इन्होंने बेहतरीन फ़ैसले कुछ किए हैं। पैना में भी इनके हाथ से फ़ैसला हुआ, फिर आपने बताया वो गिलानी साहब का भी हुआ। तो और इनकी एक जो मैं चूँकि इंग्लिश लिटरेचर की एक मैं टीचर भी हूँ, तो इनकी जो एक वो रेफरेंसेस होते हैं जो लिटरेचर से गॉड फादर का था और भी इनके जो जजमेंट्स होती हैं इनमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इनकी रेफरेंसेस होते हैं जो कोट करते हैं अपनी। तो मुझे तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छे मेरे और अपने बाकायदा अपनी जो सीनियरिटी है उसके मुताबिक आए हैं। इसका मतलब है कि जो आइन और कानून के मुताबिक हर चीज़ इस वक्त जारी है। 6 हमारे और जब आएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला अपनी उम्मीद करेंगे नए पाकिस्तान में कि हुकूमत अपना काम करेगी। वो काम जो हुकूमत के करने के हैं, वो मसाइल जो आवाम के हल करने के हैं, वो काम हुकूमत ही करेगी। अदलिया को नहीं खड़ा होना पड़ेगा उन मसाइल को हल करने के लिए। बिल्कुल सुमैया, आप सही कह रही हैं कि अवाम ने मैंडेट दिया है इस हुकूमत को, क्योंकि अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इमरान खान एक वो पहले लीडर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कोई उनकी जो इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे मुल्क के बाहर हो। अब जो इन्होंने जो इदारे तबाह किए या जो हुकूमती मशीनरी को नाकारा करके ये छोड़ गए, अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर चीज़ एक रूल ऑफ लॉ के मुताबिक होगी। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो अवाम के जो मसाइल हैं उनको रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तो होगी। लेकिन आप खुद कह रही हैं ज़ाहिर एक बड़ी कानून साजी की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। लेकिन वो ज़रूरत तो है अपनी जगह, लेकिन काम उस पर कितना हो रहा है? अभी ऐवान में तो हम ऐसा काम अभी नहीं देख रहे। कानून साजी के हवाले से कितना काम हुआ है? सुमैया बात सारी ये है, हमारी तो ट्रेजेडी ये है कि कानून तो हर किस्म का हमारे पास है। कानून अगर आप किताब खोल के देख लें, आइन हर चीज़ का कानून, हमारी कमज़ोरी है इम्प्लीमेंटेशन। हम उस कानून को इम्प्लीमेंट करने से कासिर हैं। अब आप देखें सड़कों पे आपको धुएं वाली गाड़ियां नजर आती हैं, ये तो कोई कानून, ये तो कानून के खिलाफ है कि आप करने से कासिर, क्या इसमें क्या मुश्किल है? पकड़ने वाला कौन है? नहीं, पकड़ने वाले हैं ना, क्यों पुलिस नहीं है? कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमत है जो तमाम तरह इम्प्लीमेंट करवाएगी। इदारे अपनी जगह मौजूद है ना। देखें ना, ये जो आपको देखें ना, ये पुलिस जो है, हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग तो कभी किसी ने की नहीं। तो और जो थोड़े बहुत बेचारे पुलिस के लोग थे वो अपनी सिक्योरिटी पे इन्होंने पिछले अदवार में लगाए हैं। अब हम फंड्स डाइवर्ट कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि केपी में सबसे ज़्यादा पहले वो पुलिस रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया गया। इसी तरीके से अब हम पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। अब आप में देखें, एक वो हेलमेट का एक था, वो लॉ था, कानून था, फॉलो नहीं हो रहा था। अब उसको हमने जब कोशिश की है तो 70% आपके एक्सीडेंट जो हैं वो कम हो गए। लेकिन डाउन साइज उसका ये आया कि जो हेलमेट की कीमत थी वो मुनाफाखोरों ने 3 गुना महंगी कर दी। ये नहीं कि हमारी तो जिसे कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम सबको जो है अपनी सिमत ठीक है, आप सही कह रही हैं। ज़ाहिर है अभी आपको बिल्कुल जो रूट से उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ठीक तो हो रही हैं ना। अगर आपने कराची की बात कर रही हैं तो सिंध हुकूमत यहाँ पर काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, काफ़ी मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है, ये तो छोटे छोटे मसाइल हैं, बड़े मसाइल तो अपनी जगह है ना। बात करप्शन की हो, कानून साजी की हो, तो हम देखते हैं ऐवान में या फिर ऐवान से बाहर बयानबाजियाँ हो रही होती हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा होता है, बहस मुबाहिसा होता है, काम की कोई बात नहीं होती है। नहीं, देखें सुमैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑपोजिशन और हुकूमत में इस तरह की थोड़ी बहुत आपस में ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। अच्छा। अब सिंध की बात करें, सिंध में बड़ा काम हो रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी कि 11 साल
की जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इनकी जो दास्तानें हैं वो तो हमारे सामने आई गई JIT में। अब वो मुराद अली शाह ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स बना दिया और अब एकदम से जनाब बड़े अच्छे अच्छे काम भी उनको याद आने शुरू हो गए। अब मालूम नहीं पिछले 11 साल क्या हो रहा था, ये तो अब आपके फेक अकाउंट्स का जब मामला कोर्ट में डिसाइड होगा तो तभी आपको पता चलेगा कि कितना काम सिंध में हुआ और किस नौयत का काम हुआ। ठीक है, चलें वो भी पता चल जाएगा, अभी वफाक में पता चल जाएगा कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा। अब हमने खुद पीपल्स पार्टी का जिक्र छेड़ दिया है तो ज़ाहिर है हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज इजलास हो रहा है कराची में और ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने आपको अपने बयानिए में इब्तदाइये में ही कहा कि भाई जो तमाम तर मामला है JIT का है, ECL से नाम निकालने का मामला है, इन तमाम तर मामलात पर गौर हो रहा है और ये जो इजलास हो रहा है सदारत इसकी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। नून लीग, BNP, मेंगल, JUI और दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं इनसे भी राब्ते किए जाएंगे और उनसे राब्ते किस हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इस पर भी आज के इजलास में तबादला ख्याल किया जा रहा है। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को अब टफ टाइम देने जा रही है और इसके लिए भी ज़ाहिर इस इजलास में बात हो रही है। इजलास में PP के चारों सूबाई सदूर समेत मरकज़ी ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी इजलास का हिस्सा हैं। तमाम तर सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। हम चाहेंगे नुमाइंदा भी इस पर हम ले लें और इजलास की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह भी कर दें कि इस इजलास की क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर इजलास इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अभी जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है जाली अकाउंट्स के हवाले से, ECL में नाम के हवाले से और ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जो एक चपकलिश की सूरत हाल है और बार बार ज़ाहिर वफाक की तरफ से आवाज़ें आती हैं हुकूमत की तरफ से। जब अभी पिछले दिनों आए थे वाक़ई वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब तो उन्होंने यही कहा, मुस्तकिल वो यही कह रहे हैं कि जल्दी हम हुकूमत गिरा देंगे, सिंध हुकूमत गिरा देंगे, यहाँ पर हमारा वज़ीर आला होगा और यहाँ पर हमारी हुकूमत होगी। वो कैसे होगी ज़रा उज़्मा कारदार साहिबा से पूछते हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, फ़ायदा क्या होगा इन चीज़ों से? ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सिंध में हुकूमत कर रही है तो ज़ाहिर है यहाँ पर इनकी हुकूमत है, फिर इनको लेकर चलना वफाक की जिम्मेदारी है। यहाँ के मसाइल हल होंगे। शुरुआत में ही ये कहा गया था आप लोगों की जानिब से कि इस दफ़ा कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक खुद अपनी नुमाइंदगी को जाहिर करेगा, खुद यहाँ पर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट तो अभी कहीं नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता यहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है कि हुकूमत हम ले लें, यहाँ पे गिरा दें, लेकिन नंबर गेम तो बहुत मुख्तलिफ है। कैसे हुकूमत गिरा देंगे आप इन लोगों की? सुमैया, बिल्कुल हमारा कोई इरादा नहीं किसी की भी हुकूमत को गिराने का। देखें, इनके अपने बहुत सारे MPA हैं जो बहुत नाला हैं और वो बड़े परेशान हैं क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी इन पार्टीज़ में मौजूद हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। एक टोला है, ऊपर एक ख़ानदान है जो सारी दौलत समेट के वो अपने पास रखना चाहते हैं और उनको थर के लोगों का और 7 में आप जाके हाल देख लें क्या है। तो बात सारी ये है कि इन हाउस चेंज की बातें हो रही हैं। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखें, अब ये फेक अकाउंट्स को इनका सामना तो करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में पूरी कोशिश यही रही कि JIT रिपोर्ट को ये रिजेक्ट कर दे कोर्ट, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उन्होंने पूरी JIT रिपोर्ट को इंडोर्स किया है। उनको 2 महीने दिए हैं कि बिल्कुल सब इदारे काम करें, मुकम्मल करें रिपोर्ट, और ये अब जो रेफरेंसेस हैं ये दायर बाकायदा तरीके से होने जा रहे हैं। तो ये जब सारा खुल के मामला आएगा तो फिर अब मुराद अली शाह का भी अगर बीच में नाम आ गया तो फिर किस तरह से हो सकता है कि वो उसी तरह से चीफ मिनिस्टर रहे हैं उस सूबे के? उस पर भी साबिक चीफ जस्टिस साहब JIT अभी नहीं बनी। JIT अभी उन्होंने कहा था कि JIT में बिलावल भुट्टो का नाम क्यों डाल दिया है, इसको निकाल दें, लेकिन आप लोगों ने नहीं निकाला। ECL में भी नाम बहुत बाद में जाकर निकाला। चले मैं नादरा से जरा टेक ले लेती हूँ। नादरा मुश्ताक हमारे साथ हैं, हमारी नुमाइंदा, जरा इजलास की सूरत हाल उनसे पूछते हैं। नादरा, इजलास की अभी क्या सूरत हाल है, कौन कौन से नुकात हैं इन पर गौर किया जा रहा है इस इजलास में? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो अहम इजलास है उसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब जो चेयरमैन है वो कर रहे हैं और यूसुफ रजा गिरानी समेत राजा परवेज अशरफ और जितनी भी इनके जो रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम मौजूद है इजलास में। और इसमें पीपल्स पार्टी के मशावरती इजलास में अहम कौमी और पार्लिमानी उमूर पर फैसले करने का फैसला किया है। इन्होंने फौजी अदालतों के क़याम में तोसी और दीगर आईनी तरामीम पर जो पार्टी रहनुमाओं से मशावरत जो है उसका सिलसिला जारी है। उसके अलावा मशावरती इजलास में मरकजी मजलिस आमला के अरकान, सेनेट और कायमा कमेटी के जो नादरा अपोजिशन जमातों से भी राब्ता करने के लिए ज़ाहिर मुशावरत की जा रही है। कौन कौन सी अपोजिशन जमातें हैं जिनसे अब तक राब्ता हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का?
देखिए ऑपोजिशन जमातों की तो अभी तक इत्तलात एज सच नहीं मिली है, लेकिन मुल्क भर से जो इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद है, उसमें वजीर आला सिंध वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो अपनी जो वो है जो क़यादत है वो मुकम्मल यहाँ पर मौजूद है, जो पूरे पाकिस्तान से इन्होंने बुलाई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे भी राब्ते हैं, और इसके बाद जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो यकीनी तौर पर उसमें तमाम चीजों को क्लियर करेंगे कि इस अहम इजलास के अंदर जो मशावरत हुई है, जो अपोजिशन के साथ बैठक करेंगे ये, या हो सकता है कुछ नुमाइंदों से इन्होंने राब्ते भी किए हों। जो हमें पता चला है उन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इत्तलात होंगी मैं जरूर अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नादरा, में अपडेट करें थी इजलास की फिलहाल सूरत हाल से। जी उस्मा खारदार साहिबा, ये तो मामला आगे चलाने हैं ना, सिर्फ हर किसी से एक चपकश लगा के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके तो हुकूमत किस तरह अकेले चल सकती है? ज़ाहिर है अपोजिशन जमातों को भी मिलाना ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे, और जो बिज़नेस है हाउस की चले। आपने देखा इसी की वजह से हमने जिस बंदे को इन्होंने कहा प्रोडक्शन ऑर्डर भी हमने दे दिए, हमने इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ दे दी, और जो इन्होंने कमेटी मांगी उस तरह से दे दी। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि हर 2 मिनट के बाद उठ के ये वॉकआउट कर लेते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि अवाम के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे का ज़िया हो रहा है, ये बैठे हैं हमारे साथ कानून साजी करें, अवाम के मसाइल जो हैं वो हल करें। अब मैं थोड़ा सा सुमैया आपको क्लैरिफिकेशन, आप थोड़ी मेरे ख्याल में गलत फहमी है आपको। अच्छा। देखें ये प्रोगेटिव था हुकूमत का कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला ना आ जाए, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। उस वक्त तक हमारे पे कंपल्शन नहीं थी कि हम ECL से नाम निकालें। जैसे ही तहरीरी फैसला आया है बिलावल और मुराद अली शाह का नाम निकाल दिया गया है, लेकिन साथ ही फैसले में, जजमेंट में ये भी कहा गया है कि GIT में उनका नाम रहेगा, और जब भी उनको नैब बुलवाना चाहे किसी भी इन्वेस्टिगेशन या तहकीक के लिए, चले ठीक है, नैब बुलवा सकती है। चले। और दोबारा अगर तो होने जा रहे हैं ना अपोजिशन जमातों का, कितना आपको टफ टाइम दे सकता है। जरा मैं नून लीग का भी मौक़िफ़ इस पे ले लूँ। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। ये जो चले राना साहब, हुकूमत तो ये कह रही है हम बहुत सिक्योर पोजीशन में, ये ऑपोजिशन अगर मिल भी जाए तो कोई टफ टाइम हमें नहीं दे सकती है। देखिए जी, अगर हुकूमत ऐसा समझती है और जो हालात हैं उसका उसे इदराक नहीं है तो ठीक है, फिर ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से उन्होंने ये बैड गवर्नेंस और जिस किस्म के हालात से उन्होंने 2-4 किया है मुल्क को इन 5 माह में, तो उससे तो नहीं चलता कि ये 5 साल क्या, ये तो इनका साल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल हम इनको गिराना नहीं चाहते, लेकिन अगर मुल्क के हालात को इन्होंने इसी तरह से जो है वो खराब किया तो फिर ये मजबूरी होगी, क्योंकि ये तो मुल्क को किसी इंसिडेंट से जो है वो 2-4 कर देंगे। चले, आप कहते हैं 5 साल भी हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी उस्मा खारदार साहबा, हम अपने वापस आते हैं टॉपिक पर। जाहिर है कि अभी आपने राना सना साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तो क्या आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर, क्या जवाब देना चाहेंगे? सुमैया, बात सारी ये है कि मैं मौक़िफ़ क्या दूंगी। आपके कल मार्शल स्मिथ हैं जो कि एक कागल आपकी ग्लोबल कंपनी है एशिया पैसिफिक की, उन्होंने कहा जी हम 2012 में भी आए थे, लेकिन इतनी करप्शन थी आपकी पाकिस्तान में कि हम वापस चले गए थे। लेकिन अब आपकी वजह से, चूँकि आप हमें गारंटीज़ दे रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशंस हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की फैसिलिटी आप दे रहे हैं, हम वापस आएंगे, हम 200 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब परसों हमारे वहाँ पे सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो बलूचिस्तान का दौरा किया। उन्होंने अब 10 अरब डॉलर का यहाँ पे ऑयल वहाँ पे रिफाइनरी लगा रहे हैं, जिस तरह फवाद साहब अभी बता रहे थे। इसी तरह दुनिया जहाँ, यानी 6 ममालिक में इमरान खान जो गए वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गए, और वहाँ की कम्युनिटी को उन्होंने खुद बजाते खुद एक हेड ऑफ स्टेट होते हुए गारंटीज दी। और आप देखें कि CPEC के अलावा ये सारे UAE, सऊदी अरेबिया सारे अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में। अब राना सनाउल्लाह से कोई पूछे कि अगर इन्होंने इतना कौम की खिदमत की होती, इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान की इकॉनमी को प्रमोट किया होता, डेवलप किया होता, तो फिर कौम इनको क्यों रिजेक्ट करके बाहर निकाल देती? चलें ठीक है,
ये नहीं मिला ना, क्योंकि इन्होंने कुछ तो बुरा किया है ना कौम के साथ, वरना कौम चले यहाँ पर तो बहुत सारे इल्जामात भी लगते हैं और ये भी कहा जाता है कि जी ये वोट किस तरह हासिल किए गए हैं। ज़ाहिर है जो बात आप पहले करते थे आज वो नून लीग कर रही है। ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारे मसाइल हैं अवाम के जो कि हल होना बाकी हैं। ज़ाहिर है उस हुकूमत ने जो कि अब नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है और यही वो पाकिस्तान था जिसके लिए बड़ी उम्मीदें थी, बड़े ख्वाब थे। लेकिन हम देख रहे हैं जब से हुकूमत आई है, ज़ाहिर है वो जो बहरान और हुकूमत ये कहती है कि पिछली कुछ इस तरह की चीज़ें थी पिछली हुकूमत की, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल अभी भी आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त अभी गैस का बहरान है। हमने देखा कि इस सर्दियों के महीनों में बहुत ज़्यादा ये मसाइल का सामना इन तमाम तर लोगों को करना पड़ रहा है। ना सिर्फ सिंध, पंजाब, हर तरफ यही सूरत हाल है। घरेलू सार्फिन बहुत ज़्यादा अजाब भुगत रहे हैं, सनतों का काम ठप पड़ा है, CNG भी नहीं मिल रही है। कराची की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो गैस का बहरान है शिद्दत इख्तियार कर गया है। रोज़ाना हम देखते हैं कि यहाँ पर CNG स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, गैर अलानिया लोड शेडिंग की जाती है गैस की। और जो सुई सदरन है वो भी इस बारे में कासिर नज़र आती है। उनका यही कहना है कि ज़ाहिर है गैस की कमी है और हम ज़ाहिर है वो तलब पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बार बार CNG पंप्स को बंद करना पड़ता है। अब जो तमाम तर जो CNG स्टेशन हैं वो जुमेरात की रात को बंद कर दिए गए थे, अब वो हफ्ते की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे। सवाल मेरा ये उस्मा कारदार साहिबा, ये इतने मसाइल हैं गैस के, इसको हल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करिए? डायरेक्टर्स को चेंज कर देना, उनको ओहदों से हटा देना, क्या इस मसले का हल है? क्या इस तरह गैस मिल जाएगी? सुमैया, ये हमारी जो गैस का जो इशू है ना, ये बहुत अफसोसनाक है। आपको मैं बताऊं कि हमारी पूरी जो गैस की जो पिछले अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई एक्सप्लोरेशन हमने नहीं की। हालांकि अब एक्सियन जो है डीप सी ड्रिलिंग कर रही है और इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि 20% से ज़्यादा हम के चांस हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस के ज़ख़ीरे आपके पास मौजूद हैं, जो आप खुशखबरी हमारे पास पहले से ही गैस के बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान इस चीज़ से माला माल है, लेकिन हम कभी इससे इस्तेफादा हासिल नहीं करते, बल्कि हमेशा नुकसान उठाते हैं। उसकी वजह ये शायद हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता। अभी सर्दियाँ आएंगी, गैस का बहरान शुरू हो जाएगा और फिर ये बहरान शुरू हो जाता है। नहीं सुमैया देखें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। आप गैस एक्सप्लोरेशन में कई 2, 3, 4, 5 साल तो कहीं नहीं जाते हैं, आपको ये वक्त सिर शुरू करना पड़ता है। आपने कोई नहीं की एक्सप्लोरेशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क आपका बेड़ा गर्क आपने कर दिया। फिर जब क्राइसिस हुआ तो आपने कतर में जाके LNG जो कि सबसे महंगी गैस थी, वो जो इंडिया 1200 पे ले रहे हैं, हमने 1700 पे लेके वहाँ से शिपमेंट्स आनी शुरू हुई और वहाँ से पिछले कई साल अभी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम सब देख रहे हैं, सबको सब पता है। उस्मा साहिबा, अभी एक आसान हल बताइए। अभी मामले जरा मेरी बात सुन लीजिए। अभी ये जो CNG का मामला है, जाहिर है अब गैस नहीं मिलेगी, घरेलू सार्फिन को वो LPG पर आएंगे, वो गैस सिलेंडर्स लाएंगे, उससे जानों का नुकसान होता है। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कई कीमती जानें ज़ाया हुई। फिर आप लोग कहते हैं कि जी जो CNG सिलेंडर्स हैं, ज़ाहिर ही चलता फिरता बॉम्ब है, इनको आप निकाल दीजिए। तो CNG बंद कर दें, पेट्रोल की कीमतें कम कर दें, मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। आपका गैस का मसला हल नहीं होगा। ये जो सुई नॉर्दर्न और सदर्न के दोनों MDs को सैक किया है, वो आपको पता है उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने वो जो शिपमेंट जिसकी वजह से पाकिस्तान की गैस की सप्लाई चल रही थी, वो इन्होंने लेट कर दी थी, वो इन्होंने आने नहीं दी, जिसकी वजह से ये बुरान पैदा हो गया। हम, आपको पता है, हम तो कर्जे का सांस लेते हैं, हमारी रोटी कर्जे की, हमारी गैस कर्जे की, हमारी बिजली कर्जे। बिजली क्यों आपकी नहीं मिल रही? के लिए हल क्या निकल रहा है? नहीं, अब तो कराची की अगर बात करें, यहाँ पर तो सर्दी जा रही है, पंजाब में अभी भी सर्दी मौजूद है, वहाँ पर भी गैस का बहरान बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए हल क्या निकाल रही है हुकूमत फिलहाल? देखें,
हल यही है कि आपकी जब तक एलएनजी की वो शिपमेंट आएगी नहीं, वो आगे से सप्लाई आपको यहाँ तक पहुँचेगी नहीं। अब वो आएगी तो आगे मामला चलेगा। अब इसका लॉन्ग टर्म तो सोल्यूशन ये है कि आप एक्सप्लोरेशन करें और गैस, शॉर्ट टर्म ये है कि आपकी एलएनजी की सप्लाई जब कतर से पहुँचेगी तो वो गैस की सप्लाई आपको आगे आएगी, क्योंकि हम तो मांगे तांगे की गैस पे जिंदा हैं। तो आपकी मांगे तांगे की गैस पहुँची लेट है, इस वजह से आपका गैस का बहरान हो गया है। बिजली आपकी जो है वो आईपीपीज महंगी प्रोड्यूस करते हैं। 1300 अरब आपका चूंकि गर्दिशी करता है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप उनको पे करें, वो आपकी बिजली बंद कर देते हैं। अगर आपने इंडिया की तरह 5000 डैम बना लिए होते तो फिर आपको ये क्राइसिस ना आपकी हाइटेड बिजली होती। आम आदमी है ना, आपने तो क्रिटिसाइज कर दिया, आपने तो एक डैम नहीं बनाया। आम आदमी इन टेक्निकल चीजों को नहीं समझता, वो ये सिर्फ जानता है हुकूमत आई है, इसको हमने वोट दिया था, ये हमारे मसाइल हल करे, ये गैस भी दे, ये बिजली भी दे। हमारे घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, ये हुकूमत की वजह से पड़े हुए हैं। अभी एहतजाज भी जगह जगह आप देख रही होंगी। ये आम आदमी नहीं समझता इन बातों को उस्मा साहिबा। सुमैया, आम आदमी ये तो समझता है ना कि 40 साल से किसको वोट दे के तो हुकूमत में लाते रहे, कौन से बादशाह उनको रूल करते रहे, कौन से बादशाह उनके पैसे मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाते रहे, कौन से बादशाह जो है उन्होंने उनकी गैस की और बिजली की सप्लाई का बेड़ा गर्क किया। ये उनको पता है कि नहीं? उनको क्या याद है कि उन्होंने वोट इमरान खान को वोट दिया था? किसको वोट देते रहे? चले इमरान खान को वोट दे दिया ना, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करता है? 5 माह हो गए। अब आप मुझे ये बता रही हैं कि जी वो आनी है अभी शिपमेंट, तो फिर ये मसला होगा। फौरी हल तो निकल सकता है ना, सुई सदरन से, सुई नदरन से बात की जाए, तलब कितनी है, रसद कितनी है, किस तरीके से मसाइल होंगे। मैंने आपको ये कहा कि ये सीएनजी वाला मामला है, अगर सीएनजी पंप्स को बंद कर दिया जाए, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाएं, तो क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं? हुकूमत क्या इस नहज पर जाके सोच रही है? क्या इस ऑप्शन पर गौर करेगी हुकूमत? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल, देखें अभी सीएनजी के जो पंप खुले हैं तो सीएनजी 5 रुपए केजी जो है वो सस्ती आवाम को दी गई है। ठीक है, हमारी तो पूरी कोशिश है। देखें, इमरान खान जो हैं वो हर वक्त गरीबों का सोचते हैं और वो कमज़ोर तबके का सोचते हैं। उनको अमीर तबके की कोई फ़िक्र नहीं है। वो कहते हैं अमीर तबका आए, पैसा लगाए, जिससे गरीबों का फ़ायदा हो, जिससे गरीबों के लिए जॉब्स निकलें, उनकी ज़िंदगी आसान हो। लेकिन ये साइकिल जो है ये डेवलप करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि इकॉनमी को दोबारा रिवाइव करना है। ये जो बिजली गैस की जो आपको जो सब्सिडीज़ हैं 700 अरब की, ये इसकी वजह से आपकी हर चीज़ का जो सिस्टम का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक होगा। थोड़ी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। थोड़े हम देखिए, आप जब कर्ज लेते हैं, जब आपको कर्ज उतारना पड़ता है तो आपको थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? आप मुझे बताएं। तो हमने तो अपने गले में तौक पहना हुआ है कर्जों का। तो हमारी तो गैस भी उधार की थी, हमारी बिजली भी अब जो है हमारे पास पैसे नहीं होते तो वो हमें देते तो आप नहीं, लोग भी ले रहे हैं, ये तो उतारने होंगे ना, या ये नहीं उतारने होंगे? ये कर्जे तो अभी आप लोग भी ले रहे हैं इंशाल्लाह। देखें, ये हम कर्जे आईएमएफ के पास नहीं गए, इंडिया आईएमएफ के पास गया, बांग्लादेश, श्रीलंका 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। अभी टर्की जो है वो उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग करके इकोनॉमी बेहतर की और आईएमएफ का जो कर्जा है वो अब उतार के वो दोबारा नहीं गए। हमने क्या किया? हम तो 18 दफ़ा गए हैं। अगर हम भी 19 दफ़ा चले जाते तो ये मसले आपके पास ना होते। चले देख लेते हैं ना, अभी जाना पड़ेगा। अभी तक ये मामला लटका हुआ है कि अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं जाना पड़ेगा। आगे क्या सूरत हाल रहती है? जरा मैं सक्कर की सूरत हाल की बात करूं भी तो चले उस्मा साहब, अभी हम गैस के बहरान पर रहते हैं। शाहिद अली सक्कर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा सूरत हाल वहाँ की जानते हैं। शायद सक्कर में क्या सूरत हाल? अगर हम गैस के बहरान की बात करें, यहाँ पर ज़खायर कितने हैं ये बताइएगा, और यहाँ पर गैस का बहरान कितना है? देखिए, बात सक्कर की नहीं बल्कि सिंध की है। पहले ये हुआ करता था कि जब पाकिस्तान में गैस की बात आती थी तो हम ये बात करते थे कि सुई, बलूचिस्तान के इलाके, कोलू, डेरा बुक्टी और इन इलाकों से गैस पूरे मुल्क को फराहम की जा रही है। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब सिंध जो है वो मुल्क में 60% से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम अपने ही ज़िले की बात करें सक्खर की, तो कादनवारी गैस फील्ड है, और घोटकी की बात करें तो माड़ी गैस है, तलो गैस है, मारू गैस है, OGDCL है। ये 150 से ज़्यादा कुएं यहाँ पर गैस के हैं जो ये गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप सिंध में ही, सिर्फ मैं अगर चलो मुल्क की बात नहीं करता, तो इस पर कोई काम भी हो रहा है? इस पर कोई काम भी हो रहा है शायद?
देखें गैस तो मुस्तकिल नए कुएं भी खोदे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैनेजमेंट का मामला है। ये नाअहली है मैनेजमेंट की। अगर आप सिंध की ही बात करें तो सिंध की 40% से ज्यादा आबादी कराची में रहती है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त कराची भुगत रहा है गैस के मामले में, और पूरा सिंध भुगत रहा है, और उसके साथ साथ इर्द गिर्द के इलाके भुगत रहे हैं, वो नाअहली है, वो मिसमैनेजमेंट है। मैनेजमेंट सही नहीं है, गैस के ज़खायर हैं। सिंध 64% तकरीबन मुल्क को गैस प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर सिंध के अवाम को ही गैस नहीं मिलेगा तो एहतजाज तो लोग करेंगे, आखिर कहाँ जाएं। अब कराची की जो सिचुएशन है आबादी ये भी इल्जाम लगाया जाता है शायद कि सिंध की जो गैस है वो पंजाब को दे दी जाती है, जिसकी वजह से सिंध भुगतता है तमाम तर मसाइल। क्या ये वाकई बात सही है? देखिए, ये जब भी जो भी मादनियात हैं वो पूरे मुल्क के अवाम की होती है। जाहिर है इस वक्त पहले बलूचिस्तान में निकलती थी तो पूरा मुल्क हासिल कर रहा था, अब सिंध में है ये मादनियात तो पूरे मुल्क को मिल रही, इसमें मसला नहीं। ये तो खैर एक सूबाइयत वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको कहा ना मिसमैनेजमेंट है। आप गैस कहीं से भी प्रोड्यूस करें, लेकिन हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। घोटकी से इतने बड़े बड़े गैस के ज़खायर निकले हैं, लेकिन आज भी घोटकी की 40% आबादी ऐसी है जिसके पास गैस नहीं है, तो ये किसकी नाअहली है? ये उन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि घोटकी वो शहर जहाँ पर ख़ुद ये ज़खायर मौजूद हैं गैस के, लेकिन घोटकी शहर को ही नहीं मिल रही गैस, कराची को भी नहीं मिल रही गैस, सिंध जो कि 64% गैस की फराहमी कर रहा है। शायद अली बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ाहिर है अभी आपने सुना उस्मा साहिबा, वो जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो मुल्क है वो गैस के ज़खायर से माला माल है, और अफसोस की बात कि वो हमें ही नहीं मिल रही। हमारे ही आवाम जो है ये तमाम तर मुसीबत जो है वो झेलने पर मजबूर हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, सनतें जो हैं वो ठप पड़ी हुई हैं, CNG पंप जो है वो अक्सर बंद रहते हैं। कि गैस की मिसमैनेजमेंट कब तक रहेगी आखिर? सुमैया देखें, ये आपके जो रिपोर्टर हैं इन्होंने बीच में आके ये सही ट्रैक पे आए थे। एक अदारा है जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हमारे मुल्क में जो ज़खायर हैं वो अगर बलूचिस्तान से या सिंध से या KP से या पंजाब से निकलते हैं तो उनको एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के डिसाइड किया जाता है फेडरल लेवल पे कि किस सूबे को कितना मिलना है, पॉपुलेशन रकबे उसके हिसाब से। अब आप देखें ये जो KP था, सबसे ज़्यादा बिजली जो थी वो KP में प्रोड्यूस होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ KP को मिले और बाकी पाकिस्तान शक्ल देखता रहे। वो पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले बलूचिस्तान में गैस थी तो उनको उनके हिस्से के बाद फिर वो पूरे पाकिस्तान में वहाँ से गैस जाती थी। और अब जो ये सिंध की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंध में भी जो गैस निकल रही है, तो ये मैनेज कौन करेगा? वो पाइप, वो देखिए जी, वो मैं आपको बता दूं, वो पाइपलाइन से आ रही है पंजाब, और जो LNG की जो शिपमेंट्स आ रही है, जो खाकान अब्बासी साहब ने ये शुरू की थी शिपमेंट्स, वो कराची में आती हैं। वहाँ से गैस पंजाब लाना बहुत महंगा हो जाता है, तो इसलिए LNG की जो शिपमेंट्स में जो गैस आती है वो कराची को सप्लाई होती है। ये प्लीज समझने की बात है। आप समझें कि कितना बड़ा क्राइसिस हुआ, क्योंकि शिपमेंट लेट हो गई थी, इसलिए कराची वालों को गैस की इतनी शदीद किल्लत का सामना हुआ, इसीलिए उन दोनों MDs को सैक किया गया। अब जो हमारा देखें, अब आप अल्लाह से दुआ करें कि ये जो कोई टाइम फ्रेम दिया गया हो रही है वहाँ हम ऑयल और गैस डिस्कवर करें। वो शिपमेंट मेरे ख्याल में अब पहुंच गई है, क्योंकि वो लेट हो गई ना, उसको लेट कर दिया, जिसकी वजह से गफलत की वजह से इनको सैक करना पड़ा। क्योंकि हम देखें, हम किराए की गैस पे जिंदा हैं। हमने जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया था, जरदारी साहब अपनी हुकूमत जाने से एक हफ्ता पहले कर गए थे, आज तक हम वो गैस ईरान से नहीं ले सके, क्योंकि हमारे में इतना दमखम नहीं कि हम फॉरेन प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। आपको पता है कि ये ताजिकिस्तान वो हमें ऑफर कर रहा है सप्लाई, लेकिन हमने वहां से नहीं ली। हम वहां कतर से LNG लेके आएंगे, जो माशाल्लाह हम तो बहुत अमीर मुल्क है, हम तो वाफिर हमारे पास पैसे हैं, जितने मर्जी पैसे आप देते जाएं। कितना लोगों के कमीशन में जाता है। ये तो अब शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में LNG का केस लेके गए हैं, वहाँ आपके सामने खुल के सारी बातें सामने आ जाएंगी। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा कहा बहुत आसान होता है वैसे कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर लेना और एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल लेना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है कोई काम वाकई कर ले, ये जो मसाइल है आवाम के ये हल वाकई कर ले और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।